और नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर यह एक्शन लिया गया है। शिकायतों के बाद 50 फ्लैट्स को सील कर दिया गया। रेजिडेंट्स ने शिकायत की थी और इसी शिकायत के बाद इन फ्लैट्स को सील किया गया। आज भी सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। प्लानिंग विभाग कई बार भेज चुका था नोटिस, लेकिन शिकायतें इसके बावजूद मिलती रही और अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है नोएडा अथॉरिटी द्वारा। आपको बता दें, शिकायतों के बाद 50 फ्लैट सील कर दिए गए हैं। सेक्टर 75 के एम्स गोल्फ एवेन्यू पर नोएडा अथॉरिटी ने क्यों एक्शन लिया, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। ताबड़तोड़ कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की जा रही है। दरअसल रेजिडेंट्स ने समस्याओं को लेकर शिकायत की थी, लेकिन समस्याओं को कोई समाधान नहीं हो रहा था और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, गंगा वाटर सप्लाई नहीं होने की शिकायत रेजिडेंट्स द्वारा की गई थी और इस शिकायत के लिए कई बार नोटिस भी भेजा गया। बिल्डर ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं लगाया गया था और कई ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी नोएडा अथॉरिटी को। फायर टेंडर मूवमेंट तक की जगह नहीं है इस बिल्डिंग के आसपास, तो वहीं एसटीपी मेंटेनेंस नक्शा के अनुरूप इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया और इसी के चलते यह अहम कार्रवाई की गई। प्लानिंग विभागों ने कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन प्लानिंग विभाग के नोटिस के बावजूद कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था और लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में 50 अनसोल्ड फ्लैट्स को आखिरकार सील कर दिया गया है। तो नोएडा में 4 बिल्डर्स पर केस दर्ज किया गया है। एसटीपी नहीं लगाने पर यह कार्रवाई हुई है। एनजीटी के नियमों के उल्लंघन का आरोप और इसी पर एक्शन लिया गया। आखिरकार अथॉरिटी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब किन बिल्डर्स पर कार्रवाई हुई है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से बिल्डर्स हैं जिन पर ये एनजीटी के कहने पर कार्रवाई की गई है। दरअसल एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया गया था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि कौन कौन से ये बिल्डर्स शामिल हैं जिन पर कार्रवाई की गई है एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने। एम्स गोल्फ एवेन्यू सेक्टर 75 एक बिल्डर ये है जिन पर ये कार्रवाई होनी है। एनजीटी के नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया था। नोएडा के इन बिल्डर्स पर कार्रवाई। गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड सेक्टर 75 पर ये बिल्डर हैं जिन पर ये कार्रवाई हो रही है और फ्यूटेक शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 75 ये वो तमाम बिल्डिंग्स हैं जहां पर कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। स्काई ट्रैक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 76 ये तमाम वो बिल्डिंग्स हैं और बिल्डर्स हैं जिन पर ये कार्रवाई की जा रही है। एसोटेक विंडसर कोर्ट सेक्टर 78 और हमारे संवाददाता अब ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब तक क्या कार्रवाई की गई है इन बिल्डर्स पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि हाई राइज सोसाइटी में एसटीपी जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको लगाने को लेकर लगातार ये बिल्डर्स को चेताया जा रहा था, नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन बिल्डर ने हलफनामा देने के बावजूद समय अवधि पूरी हो गई और एसटीपी प्लांट नहीं लगाया। ऐसे में ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगने की वजह से ग्राउंड वाटर जहरीला होता है और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होता है, जिसके तहत सेक्टर 113 थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एसोटेक विंडसर कोर्ट है, इनके निदेशक है संजीव श्रीवास्तव, इन पर हुई है। गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड निदेशक है सुरेंद्र सिंह देओल, उन पर हुई है। फ्यूटेक सेंटर है, उनके निदेशक पर। स्काई ट्रैक कंस्ट्रक्शन है, उनके निदेशक पर। तो यानी साफ तौर पे जिस तरीके से अब नकेल कसने की बारी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है और पूरी तरीके से नोएडा अथॉरिटी जो है वो एक्शन में है। ठीक है, शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा में बिल्डर्स पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। तो कोविड कंट्रोल समेत कई अहम मुद्दों को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में टीम 9 के अफसरों के साथ अहम बैठक की और इस पर मंत्रणा की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोविड को लेकर यह अहम बैठक रही। किस तरह से कोविड काल में निपटा गया, कि कौन कौन सी समस्याएं स्वास्थ्य विभाग के सामने आई, किस तरह से उनका निस्तारण किया गया, किस तरह से एक टीम बनाई गई और टीम 9 की अहम बैठक ये रही और इसमें तमाम मुद्दों पर मंत्रणा की गई। खासतौर पर इसमें कोरोना का विषय शामिल किया गया था, क्योंकि कोविड वो समय था जब पूरे देश के सामने कई चुनौतियां थी और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कई चुनौतियां सामने आई थी। अफसरों के साथ सीएम योगी की ये बैठक बेहद अहम रही और कोरोना की चुनौती के साथ किस तरह से निपटा गया और किस तरह से आगे की रणनीति रहने वाली है, इस पर सीएम योगी ने चर्चा की। इसमें तमाम ऑफिसर्स मौजूद रहे और कोविड को लेकर इसमें मंथन किया गया। हमारी संवाददाता अनामिका ज्यादा जानकारी देगी। अनामिका, और क्या क्या चर्चा रही इस बैठक में? अनामिका, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी, सवाल दोहराए आपका। जी अनामिका, क्या क्या महत्वपूर्ण चर्चा हुई इस बैठक में?
देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी है क्योंकि पूरे चुनाव के बाद और सरकार के गठन के बाद ये पहली कोविड को लेकर बैठक है जिसमें पूरा प्रारूप बदला हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर इस बार ब्रजेश पाठक, जो कि प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे। और बड़ी बात यह है कि हालांकि कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में हालात बेहद अच्छे हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड का कोई भी एक्टिव केस नहीं है और पिछले दिनों में कोविड को लेकर सरकार ने जो कामकाज किया उसका असर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन लंबे टाइम से चूंकि ये बैठक हुई नहीं थी, लिहाजा मुख्यमंत्री आवास पर इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी जो मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। और बड़ी बात यह कि इसमें जो टीम 9 में जो 9 अधिकारी होते हैं अन्य अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, तो कहा तो जाता है कि कोविड को लेकर बैठक है लेकिन अलग अलग विभागों के लोग भी इसमें बातचीत में शामिल होते हैं और समीक्षा की जाती है। तो कुछ अलग विभागों के लिए भी लेकर अपडेट कुछ दिन में मिलने वाला है। अनामिका, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देवरिया में डॉक्टर कफील पर केस दर्ज किया गया है। एम्बुलेंस चालक की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। एम्बुलेंस में मरीज का इलाज किया था डॉक्टर कफील ने और बर्खास्त होने के बाद बावजूद इलाज किया था और उसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। एम्बुलेंस में मरीज का इलाज करने का ये मामला सामने आया था। दरअसल डॉक्टर कफील को बर्खास्त कर दिया गया है, बावजूद इसके वो इलाज करते हुए नजर आए एक एम्बुलेंस में मरीज का। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार के गुर्गों की तलाश में पुलिस है। बांदा जेल और उसके आसपास की तलाशी की जा रही है और जेल गेट की गतिविधि सोशल मीडिया पर डालने का ये मामला सामने आया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने वीडियो डाला। पूरे रास्ते मुख्तार के काफिले के साथ चल रहे थे संदिग्ध। बांदा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीजी जेल ने भी डीआईजी जेल को ये जांच सौंपी है। तो बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषभ, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार अपडेट भी दिया था, बांदा से लखनऊ लेके जाया गया था मुख्तार अंसारी को, कोर्ट में पेशी थी, उसी दिन का ये मामला बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध पीछा कर रहे थे पुलिस की गाड़ी का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुबह जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल से लखनऊ कोर्ट के लिए निकलता है, उससे ठीक पहले रात को ही लगातार 11:30 बजे से मुख्तार अंसारी के जो सुपुत्र है मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी लगातार ट्वीट करते हैं। वो बताते हैं कि गतिविधि इस वक्त जेल गेट पे कौन आ रहा है, एक बिना नंबर की इनोवा गाड़ी आ रही है, सीएमओ आ रहे हैं, आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे तमाम उसमें ट्वीट है और फिर इस ट्वीट के बाद जब मुख्तार अंसारी का काफिला निकलता है तो उस काफिले के साथ साथ तमाम संदिग्ध युवक चलते हैं जो अपनी कार के सनरूफ से अपना सर निकाल के वहाँ से वीडियो लगातार बना रहे हैं। बाइक से उसमें युवक दिखते हैं, वो मुख्तार के पक्ष में नारे भी लगाते हैं। तो उस रात जो भी हुआ बांदा जेल में, उसके आसपास और पूरे रास्ते भर जो होता रहा, वो तमाम सवालिया निशान लगाता है पुलिस के ऊपर भी और जेल प्रशासन के ऊपर। एक चीज जरूर साबित होती है कि बांदा जेल में मुख्तार का मुखबिर है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के लिए कोई हरिराम नाई का काम कर रहा है, जो जेल की हर गतिविधि की जानकारी अब्बास अंसारी और मुख्तार के लोगों तक पहुंच रही है। तो मुख्तार की सुरक्षा पर भी इससे सवालिया निशान लगते हैं और जो पुलिस बताती है, जेल प्रशासन बताता है कि हमारे पास फुल प्रूफ इंतजाम है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगता है। हालांकि अभी हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बांदा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जेल के अंदर और जेल के इर्द गिर्द मुख्तार के गुर्गों की तलाश कर दी है। हमारी डीजी जेल आनंद कुमार से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हमने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और डीआईजी जेल इस तरह के एक अधिकारी को इस मामले की जांच हम सौंप रहे हैं कि वो भी जाएं और जेल प्रशासन के अंदर देखें, जेल के अंदर जाएं और देखें क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो मुख्तार का करीबी हो। चूंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब कोई बड़ा माफिया अपराधी जेल में जाता है तो उसके तमाम गुर्गे अपने कई मामलों में जमानत कटवा के या छोटा मोटा अपराध करके शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। विधानसभा के मुख्य भवन में चैम्बर नंबर 93 में एके शर्मा ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। नौकरशाह से नेता बने एके शर्मा फिलहाल एमएलसी हैं और पहली बार मंत्री बने हैं। एके शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी भी बताया जाता है। वो गुजरात में बतौर आईएएस ऑफिसर काम कर चुके हैं। आज पहला दिन है आपका, आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है आज, सबके लिए क्या कहेंगे आप सबका और राज्य की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी, मुझे इसके पात्र समझा और मेरे में विश्वास व्यक्त किया। बहुत अहम जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। ये दोनों विभाग ऐसे विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश, नए भारत के निर्माण में नए उत्तर प्रदेश की भूमिका को निर्धारित करेंगे। सर, इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने सर 100 दिनों का लक्ष्य भी दे दिया है तय करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके लिए आपकी? और 100 दिनों के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमारे साथ जो माननीय 2 राज्य मंत्री जी हैं, जो दोनों प्रमुख विभागों के और दोनों विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, हमारे अधिक मुख्य सचिव जी और प्रमुख सचिव जी, और इनकी टीम के साथ आज ही मेरा बैठना होने वाला है। वो हम चर्चा करेंगे और वो हमने लक्ष्य जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती बड़ी है, 2 महत्वपूर्ण विभाग जिसपे सबकी निगाहें होती हैं, पब्लिक से लेकर के तमाम आला अधिकारियों की भी, कि इस विभाग में, चूंकि ऊर्जा अपने आप में बड़ा विभाग, नगर विकास, पूरे प्रदेश के रंग रोगन का जिम्मा, कैसे करेंगे इसको? देश की जीडीपी में हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी प्रकार जो ऊर्जा क्षेत्र है उसका भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन दोनों दृष्टि से ये दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी जो हमारे नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसको हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने नेतृत्व और पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस जिम्मेदारी पे खरा उतरेंगे। मैं मानता हूं कि शहरी क्षेत्र और ऊर्जा दोनों ही ऐसे विषय हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जनरेशन है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात है, या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो इन पर डिपेंड करती है। तो हम इस जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये पदभार ग्रहण कर रहा हूँ। इस जिम्मेदारी को ईश्वर हमें निभाने की शक्ति दें, ऐसी मैंने माँ जगदम्बा से और प्रभु देवाधिदेव से भी प्रार्थना किया। आप सबसे भी प्रार्थना है कि हमको सहयोग करें, हम इस जिम्मेदारी को। अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आ रही है। रामनवमी को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया। 3 घंटे बढ़ाया गया दर्शन का समय। 3 अप्रैल से दर्शन के समय को बढ़ाया जाएगा। सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक अब दर्शन किए जाएंगे। पहली बार रामलला के दर्शन का समय बढ़ाया गया क्योंकि रामनवमी के चलते लगातार वहां पर भीड़ उमड़ती है और ऐसे में दर्शन का समय श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 घंटे बढ़ाया गया रामलला के दर्शन का समय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 1 व्यक्ति घायल है। दरअसल पिकअप को कंटेनर ने रौंद दिया। जसराना से आगरा मंडी जा रहे थे पिकअप सवार। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। घायल के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। जसराना से आगरा मंडी जा रहे थे ये पिकअप सवार। पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 1 गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल जसराना से आगरा मंडी ये पिकअप सवार जा रहे थे और इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। घायल के बेहतर इलाज के निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देवेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। देवेंद्र, जो अभी गंभीर है उनकी हालत कैसी बनी हुई है और वजह क्या रही हादसे की? बिल्कुल, जो हादसे की वजह थी ये नेशनल हाईवे पर जो पिकअप थी, पिकअप का टायर पंचर हो गया था जिसको ये लोग ठीक करा रहे थे। उसी समय जो कि सवारियां, ये लोग 6 लोग थे, तो ये 6 लोग सड़क के किनारे खड़े थे। उसी समय एक जो ट्रक आता है वो असंतुलित होकर इनमें टक्कर मार देता है, जिसमें एक की 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर घायल है अभी, जिसका इलाज आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। साथ ही अगर ट्रक की लापरवाही की बात किया तो ट्रक की बेहद लापरवाही थी, क्योंकि जिस समय हादसा हुआ उस समय रोड बिल्कुल खाली था, तो इस तरह की ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं थी कि ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हुआ। पूरा हादसा ट्रक की लापरवाही से हुआ है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे फिरोजाबाद से जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। 5 लोगों की मौत हो गई है, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।